ये दरअसल एक ऐसी पिच है जिस पर कभी भारतीय जनता पार्टी बैटिंग करना नहीं चाहती थी। गांव के प्रधान मीटिंग कर रहे हैं, गांव के लोग मीटिंग कर रहे हैं कि भाई कोई जमीन नहीं बेचेगा। जो 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 व्यक्ति जमीन बेचेगा उसका गांव से बहिष्कार कर देंगे। गेंदबाजी दिल्ली से लेकर देहरादून और गैर शहर से लेकर धारचूला तक लगातार पुष्कर सिंह धामी को महसूस हो रहा है कि सब कुछ उनके अनुकूल नहीं है। यह बताया जा रहा है कि 25 जून के बाद से पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री से भेंट नहीं हो पाई है। जो केदारनाथ प्रकरण हुआ, केदारनाथ की दिल्ली ब्रांच को धामी का जो स्टैंड है, मुझे लगता है इसमें सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह तक सीमित नहीं है। जो ये मानते हैं कि आज बद्रीनाथ केदारनाथ भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ बड़ी संख्या में इसी प्रकार लोगों ने जमीनें खरीद ली है। अगर ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से धामी के पास एक अच्छा अवसर भी होगा, एक जन नेता के रूप में उभर सकता है। माहौल सिर्फ जो है जमीन बचाने को नहीं है, ये जो माहौल है ये कुर्सी बचाने को लेकर भी है, ये सत्ता बचाने को लेकर भी है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर पिछले कुछ समय से प्रदेश में अलग अलग स्तर पर आंदोलन हुए हैं, सड़कों पर लोग उतरे हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा प्रेस ब्रीफ करते हुए इस बात को लेकर एक आश्वासन प्रदेश के लोगों को दिया कि बहुत जल्द, हालांकि उन्होंने एक समय भी दिया है कि अगले बजट सत्र तक, यानी कि ये मानकर चलिए कि अगले साल मार्च के आसपास जब बजट आएगा उत्तराखंड का, तो उस समय एक प्रस्ताव लेकर आएगी भू कानून को लेकर। वो कानून का मसवदा क्या इस बीच बन जाएगा, वो कैसा होगा, क्या सरकार वाकई में जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर तैयारी कर चुकी है, मन बना चुकी है। इस मुद्दे को लेकर बातचीत के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मौजूद हैं, जो लगातार इस मुद्दे को पहले से देखते आए हैं और कई तरह के तर्क भी ये भू कानून को लेकर पहले इन्होंने दिए हैं। गजेंद्र जी, मुख्यमंत्री का जो प्रेस ब्रीफ हुआ है, ये तो बड़ी जीत मानेंगे आप इसको? भू कानून की मांग लोग कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने खुद सामने आकर कह दिया कि साहब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। बड़ी जीत है। ये दरअसल एक ऐसी पिच है जिस पर कभी भारतीय जनता पार्टी बैटिंग करना नहीं चाहती थी। इतने सालों में हमने देखा कि इस प्रकार के जितने बार मुद्दे आते थे वो बात को उड़ा देते थे। और पिछली बार भी आपको ध्यान होगा, जिस दिन हम परेड ग्राउंड में थे उस दिन भी जब विनोद चमोली का बयान आ रहा था तो बीजेपी ने अपने आप को उससे किनारे किया। मतलब उन्होंने कहा मूल निवास भू कानून जैसे विषय पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में ये मांग निकल कर आई और ये मांग अब गांव-गांव से निकल रही है। आप देख रहे हैं कि गांव के बाहर बोर्ड लगे हैं, गांव के प्रधान मीटिंग कर रहे हैं, गांव के लोग मीटिंग कर रहे हैं कि भाई कोई जमीन नहीं बेचेगा। भू कानून लागू कर दिया, जो व्यक्ति जमीन बेचेगा उसका गाँव से बहिष्कार कर देंगे। इस प्रकार की बातें सामने आई है। सरकार ने भारी प्रेशर में ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप उस प्रकार से जीत मान सकते हैं कि जो लोग कल तक इस सारे मुद्दे को डिनाई करते थे, कहते थे कि हमने तो सब कुछ चाक चौबंद करा हुआ है, तो आखिरकार उनको आंदोलनकारियों की पिच पर आना पड़ा है और वो उस दौर में इस पिच पर बैटिंग करने आए हैं जबकि बरसात है, पिच गीली हो रखी है। उनको मालूम है राजनीतिक रूप से जो तेज गेंदबाजी हो रही है, जिस प्रकार की आपने देखा कि गेंदबाजी दिल्ली से लेकर देहरादून और गैर शहर से लेकर धारचूला तक लगातार पुष्कर सिंह धामी को महसूस हो रहा है कि सब कुछ उनके अनुकूल नहीं है। वो अनुकूलता उन्होंने जो है आपने मंगलौर से लेकर बद्रीनाथ में देखी। उनके सामने बड़ी चुनौती केदारनाथ को लेकर भी है। इसलिए मुझे लगता है कि आनंद फानन में प्रेस बुलाई गई है और प्रेस के बाद जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सुभाष कुमार वाली समिति के ऊपर एक और समिति अब वो काम करेगी या जो राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में काम करेगी, वो दिखा रहा है कि जो जनमानस सड़कों पर आया, जिसने हिम्मत दिखाई, जिसने मूल निवास और भू कानून के जो सवाल थे, उन सवालों पर सरकार को घेरने में वो सफलता पाई है। अब जिस दौर में कल सरकार, पूरी सरकार, उनका संगठन दिन भर मन की बात सुन रहा था, उनको शाम को कहना पड़ा कि हमने राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक और कमेटी उसमें जो है सेटअप कर ली है। ये दर्शा रहा है कि सरकार को अब महसूस हो गया है कि सब कुछ उनके अनुकूल नहीं है। आपने गीली पिच का जिक्र किया, तो ये बात सच है, मॉइस्चर है पिच में, गीली है, स्विंग भी कर रही है बॉल, लेकिन कुछ वक्त बीतेगा, धूप लगेगी, पिच सूखेगी तो बैटिंग के लिए अच्छी भी होगी साबित। तो क्या जो बयान दिया है पुष्कर सिंह धामी ने उनकी अपनी कुर्सी के लिए, उसमें आपको क्या लग रहा है? उन्होंने तो एक वक्त ले लिया ना, अगले साल बजट सत्र तक आने तक मुख्यमंत्री को कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब, क्योंकि वो तो साफ कह रहे हैं कि अगले बजट सत्र में मैं लेकर आऊँगा प्रस्ताव। ये बात उनकी ओर से है, ये जनता की ओर से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की ओर से भी नहीं है। इस मूल निवास के सवाल पर जब परेड ग्राउंड में पहला बड़ा कार्यक्रम किया गया, उसके बाद कोटद्वार में हुआ, श्रीनगर में हुआ, अभी गैर शहर में हुआ और जो बात अब कल ऋषिकेश तक पहुंची है, इन सब के बीच में रमेश पोखरियाल निशंक का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा मजबूत भू कानून होना चाहिए।
उसके बीच में भाजपा के कुछ विधायक, कुछ कांग्रेस के तमाम जो लोग थे, वो थोड़ी बहुत अमल इस बात में है कि हाँ ये होना चाहिए। और इस बात को इसलिए महसूस किया जा रहा था कि ये बताया जा रहा कि 25 जून के बाद से पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री से भेंट नहीं हो पाई है। जो केदारनाथ प्रकरण हुआ, केदारनाथ की दिल्ली ब्रांच को लेकर जो बात आई, उसके बाद उत्तराखंड के धन सिंह रावत हो, तीरथ सिंह हो, त्रिवेंद्र सिंह हो, नरेश बंसल हो, तमाम बड़े नेताओं की जो है प्रधानमंत्री से भेंट हुई, लेकिन धामी की नहीं हो पाई। वो कई बार दिल्ली गए और बताया जा रहा है कई बार प्रयास भी किए गए, लेकिन अभी तक वो सफलता मिली नहीं है। राजनीतिक रूप से भी ये निर्णय उनके लिए मुफीद हो सकता है कि उन्होंने एक बड़ा स्पैम इसमें ले लिया, उनको लगता है कि भाई 4-6 महीने का टाइम इसमें ले लिया जाए और उस बीच में शायद कुछ हो जाए। सवाल ये है कि क्या उन 4-6 महीनों के बीच जो बात उन्होंने परसों कही है कि 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा जिन लोगों ने ज़मीन ली है उनकी ज़मीन ग्रैब कर ली जाएगी, सरकार में नीति की जाएगी। ये बात कहने के लिए बहुत आसान है। इसी प्रदेश की इसी डबल इंजन की सरकार ने जब पिछली बार त्रिवेंद्र सिंह सीएम हुआ करते थे, एक इन्वेस्टर समिट यहाँ पर करा। उस समय भी भारी संख्या में इन्वेस्टर्स को ज़मीन दी गई, बड़ी संख्या में दी गई। उनके बायलॉज में लिखा गया था कि आपको 2 साल के भीतर वही काम करना है जिस काम के लिए आपने ज़मीन ली है। जिस उद्योग को लगाने के लिए, जो होटल लगाने के लिए जिस काम के लिए आपने ज़मीन ली, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो सारी जमीन अब तक सरकार में नहीं तो जानी चाहिए थी। लेकिन यही पुष्कर सिंह धामी की सरकार विधानसभा में एक और कैप उनके लेकर आई और उन्होंने कहा कि भाई साहब, वो पिछली बार कोविड लग गया था इसलिए काम नहीं हो पाया, 2 साल खराब हो गए, इंडस्ट्रिस्ट की ज़मीन ये हो गया सो हो गया, और उनको बचा लिया गया। वो चाहते थे उस ज़मीन को भी सारी सरकार में नीति कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। जब आप करेंगे आप 250 मीटर से ज़्यादा की ज़मीन को ग्रैब करेंगे, सरकार में निहित करेंगे, उस ज़मीन को आपने कैसे बचा लिया। इसलिए लोगों के सवाल है कि जो धामी जी कह रहे हैं वो होगा या नहीं होगा। लोगों के मन में डर है, आशंका है कि क्या फिर किसी बड़े माफिया के कब्जे में बात आ जाएगी। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने यहाँ ज़मीनें खरीदी हुई है, या 250 मीटर से जो ज़्यादा की ज़मीन के जो लोग हैं, बड़ी संख्या में सचिवालय में वो लोग आपको मिलेंगे, वो विधानसभा के आसपास मिलेंगे, वो सरकार के यहाँ जो तमाम कारोबार होने उन तमाम जगहों पर वो लोग मिलेंगे। और इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े मेथड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्रत्येक रजिस्ट्री कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति का नाम रजिस्ट्री में छपा हुआ है कि किस व्यक्ति ने कितनी ज़मीन ली, उसके चाचा ने, उसकी माँ, पिताजी, भाई बहन, बीबी, किस किस ने ली। आपको किसी डीएम पे जाने की भी जरूरत नहीं है। उसी रजिस्ट्री कार्यालय में जहाँ पिछले समय पुष्कर सिंह धामी ने छापा मारा था, वहाँ सारा रिकॉर्ड है कि देहरादून के भीतर किन किन लोगों ने कब कब जमीन ली है। वहीं से अगर आप शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है एक बड़ा जो गेम हुआ है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन उसको ले करने के लिए मुझे मानता हूँ कि इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में लिए गए एक फैसले को भी मुख्यमंत्री ने कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बोला कि गलती हुई है। तो और जो इन्वेस्टर समिट की आप बात कर रहे हैं वो भी इसी कड़ी में लिया गया एक फैसला था, जब उस 250 वर्ग मीटर तक उसे पहुंचाया गया और उसके बाद इन्वेस्टर समिट हुई और हजारों करोड़ का हवाला दिया गया कि वो धरातल पर आएगा, विकास होगा। तो ये तो सारी कवायद जो थी उस समय की सरकार की, जब कानून ही खराब हो गया तो कवायद भी तो खराब हो गई ना, पूरी जो प्रैक्टिस की थी निवेश को लेकर। धामी का जो स्टैंड है मुझे लगता है इसमें सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह तक सीमित नहीं है। वो भुवन चंद खंडूड़ी के कार्यकाल से उठा रहे हैं इस विषय को, और उन्होंने कहा कि उस समय जो 250 मीटर वाला जो विषय आया था, इसका मतलब भुवन चंद खंडूड़ी का कार्यकाल, उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक का कार्यकाल, विजय बहुगुणा का कार्यकाल, और उसके बाद हरीश रावत का कार्यकाल, त्रिवेंद्र तीरथ का कार्यकाल, वो सबको कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रेशर में लेना चाह रहे हैं कि एक बड़ी राजनीतिक जीत जो है धामी की दिखाई दे। ये प्रयास उनका उस अंदाज में भी आप समझ सकते हैं। लेकिन फाइनली फिर वही एंड ऑफ द ये देखा जाएगा कि वो जो 250 मीटर की जो लाइन वो खींचने की बात कर रहे हैं, उसको धरातल पर उतारने के लिए बहुत समय नहीं चाहिए आपको। आप बजट सत्र तक जाने की बात कर रहे हैं, आप तमाम जिलाधिकारियों की बात कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। आप आज ही लाइन खींच दीजिए कि कोई व्यक्ति उस काल तक जो ज़मीन ना खरीदे, किसी भी 250 मीटर की ज़मीन पर भी तब तक प्रतिबंध कर दीजिए। अब बताइए, अगर किसी बाहर वाले व्यक्ति ने जिसने उस समय भी खरीदी हुई है, वो आज अगर किसी तीसरे के नाम पर रजिस्ट्री कर ले तो वो तो बच गया साफ साफ से। वो अपने रिश्तेदारों की, अपने परिजनों की जो खरीदी हुई ज़मीन है वो आज ही किसी तीसरे के नाम कर दे तो वो तो बच के निकल जाएगा। ये नियम आपको आज से लाइन खींचनी पड़ेंगी, और जब तक आप लाइन नहीं खींचोगे तब तक लोगों के मन में बार बार ये संदेह होगा कि वो जो हजारों हजार लोग सड़कों पर खड़े हुए, जिन्होंने बोला, जिन्होंने नारे लगाए, जिन्होंने जनगीत लगाए, जिन्होंने उत्तराखंड की ज़मीन को बचाने की बात की, जो ये मानते हैं कि आज बद्रीनाथ केदारनाथ भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ बड़ी संख्या में इसी प्रकार लोगों ने ज़मीनें खरीद ली है। तो जब तक आप वहाँ पर जाकर हमला नहीं करेंगे उन पर जाकर, तब तक मुझे लगता है कि जो सरकार का ये जो बात है, जो बयान है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात निकल कर आई है, तब तक लोगों को संदेह होते रहेंगे। और इसका जो तरीका है उसका यही है कि सरकार को, आम जनता को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उसने जो कहा है
वो सिर्फ कोई राजनीतिक बयान नहीं है, वो सिर्फ किसी को पिन पॉइंट पे करने की बात नहीं है, वो सामूहिक रूप से समान रूप से सब पर लागू होगा। अगर ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से धामी के पास एक अच्छा अवसर भी होगा कि एक जन नेता के रूप में उभर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है गजेंद्र जी, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वो मज़ार जिहाद की चर्चा हुई, अलग अलग जगहों पर मज़ार भी तोड़ी गई, कुछ मंदिर ऐसे अतिक्रमण वाले थे, मंदिर भी तोड़े गए अतिक्रमण के नाम पर, एक माहौल बनाने की कोशिश क्या बीजेपी ने उत्तराखंड में की थी, जो जिसको धर्म की राजनीति कहा गया कि भाई सीधे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है, और क्या उस मुद्दे ने उत्तराखंड के आम नागरिक को ये बता दिया कि साहब मेरा गांव मेरी ज़मीन, क्या उसी वजह से वो बोर्ड लगे, अब फेरी वाले आ रहे हैं तो उनसे आई कार्ड मांगा जा रहा है, तो वो भावना कहीं बीजेपी ने, वो कहते हैं ना कि नमाज अदा करने गए लेकिन रोजे गले पड़ गए, तो वो जो मुद्दा था लैंड जिहाद का और ये सब, ये घूम फिर के आप लोगों के मन में आ गया कि नहीं साहब अब भू कानून भी चाहिए? निश्चित रूप से वो ऐसा हो सकता है। इनका जो ऑन रिकॉर्ड जो बयान है, ये कहते हैं कि इन्होंने 4000 अतिक्रमण हटाए वन भूमि पर से। हम कह रहे हैं कि जो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के नाले खालों पर 20 लाख लोग बैठे हुए हैं, उन्हें आपने क्यों नहीं हटाया? उन पे आपने क्यों उसके अध्यादेश की कैप पहना दी? उनको तो उनके नियमितीकरण के लिए विधायक जा रहे हैं। उनके नियमितीकरण के लिए आप कह रहे हैं कि विधायक आएंगे और उस सारे उनके लिए कानून बनेंगे, उनको बचाने के आप प्रयास कर रहे हैं। ये जो डुअल स्टैंडर्ड है कि पहाड़ के लोगों के ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया, टिपरी में बाजार हुआ करता था, सारा उन्होंने उड़ा दिया। आप चोपता में चले जाइए, सारा बुलडोजर चल गया। आप केदारनाथ वैली में चले जाइए, आप बद्रीनाथ चले जाइए, आप कहीं भी चल जाइए पहाड़ के 9 जिलों में आपको लगेगा कि वहाँ कोई अलग कानून लागू होता है। लेकिन जब आप देहरादून और इन जगहों पर आते हैं जहाँ आपका एक बड़ा वोट बैंक है, तो लोगों को विश्वास टूटता है कि क्या इस प्रदेश में 2 प्रकार के नियम कानून चल रहे हैं। और जब वो 2 प्रकार के नियम कायदे कानून की बात आती है तो वो बात वहाँ भी आती है। जब देहरादून में 3 दिन पहले लोगों ने देखा कि हजारों लोग सड़कों पर जाम कर रहे हैं, यहाँ पर पत्थरबाजी हो गई, पुलिस के लिए बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए। देहरादून के पुलिस कप्तान के लेकर जिहादियों से मिले हुए, इनके वीडियोस हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। तो एक प्रदेश में 2 प्रकार के कानून नहीं चल सकते, आपको एक ही कानून चलाना पड़ेगा। और उसी के पीछे भू कानून भी लागू होता है आपका, उसी में यहाँ का मूल निवास छिपा हुआ, उसी में अस्थायी निवास छिपा हुआ, और उसी में जो सबसे बड़ी गंभीर चिंतन की बात है जो 2 दिन पहले देहरादून में हुआ, वो आपकी आने वाले यूसीसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। अगर बदायूं का एक लड़का और लड़की देहरादून आ रहे हैं और आप वहाँ पर घेर कर उनको वहाँ पत्थरबाजी की बात आ गई, पूरा देहरादून को जाम करने की बात आ गई, तो जिस दिन आपका यूसीसी लागू होगा उस दिन आप कैसे वहाँ जो है लिव इन रिलेशन के तहत लोगों को जो है परमिशन देंगे? उस दिन यहाँ का क्या माहौल होगा? इसीलिए माहौल सिर्फ जो है ज़मीन बचाने को नहीं है, ये जो माहौल है ये कुर्सी बचाने को लेकर भी है, ये सत्ता बचाने को लेकर भी है। और जब जब इस प्रकार के प्रयास होंगे कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए ज़मीन को आगे करेंगे या आम जनमानस की भावनाओं को आगे करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने उस मिशन में, जिसको हम एक पवित्रता के रूप में देख सकते हैं कि भई ये देवभूमि, यहाँ साफ मन से काम होना चाहिए, तब तक आप इसमें सफल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया गजेंद्र। थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार, जिनकी नज़र से मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की कि भू कानून का जो मसला है वो बहुत पेचीदा है, मांग लंबे समय से है, लेकिन जिस तरह से लोग अब जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं भू कानून को लेकर, और मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो जैसे इस आंदोलन को पंख लग गए हैं। और अब क्या ये वक्त है, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की मूल भावना के लिहाज से प्रूफ करना है, तो क्या यही वक्त है कि वो एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू कर दें और हमेशा के लिए एक स्वर्णिम अक्षर में इतिहास में दर्ज हो जाए मुख्यमंत्री तौर पर? ये उनके पास एक विकल्प है। अन्यथा ये जो सड़कों पर इस समय लोग उतर रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज होता जाएगा, और उसके सामने राजनीतिक तौर पर किसी को बैटिंग करने में मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।